गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 वेब ऑप्टिक्स का पार्ट फर्स्ट शुरू करते हैं और इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले नेचर ऑफ लाइट की। नेचर ऑफ लाइट में आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझ लेना है कि नेचर ऑफ लाइट क्या है। और उसके पहले भी आपको मैं समझा दूं कि वेब ऑप्टिक्स क्या है। आप देखें, इसके पहले हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ी वो चीज़ें रे ऑप्टिक्स में आती हैं। तो देखो, पहले तो रे ऑप्टिक्स को एक और भी नाम दिया जाता है और वो नाम दिया जाता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोला जाता है और उसमें हम लाइट के माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ये ध्यान में आपको रखना है कि रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लाइट के माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर को स्टडी करते हैं। और माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर, और जब हम वेब ऑप्टिक्स में आते हैं तो वेब ऑप्टिक्स का एक दूसरा नाम भी है और ये नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स। वेब ऑप्टिक्स को ही हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं और इस फिजिकल ऑप्टिक्स में हम लाइट के माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर को स्टडी करते हैं। जरा सा एक चीज मैं समझा दूं, माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक का आपको एक आइडिया दे दूं कि क्या होता है ये। देखो, जैसे आप किसी आदमी को देखें, उस आदमी की हाइट आपने देखी, उस आदमी का वेट आपने देखा, मास क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसका फेस कलर क्या है, ये सारी चीजें उसके जो बाहरी चीजों को, उसके एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को जो हम देख रहे हैं, दैट इज माइक्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन। ये बाहरी चीजों का जो हमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, किसी चीज को देखने पर उसकी लेंथ, उसका वेट, उसका कलर, उसकी हाइट, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो है माइक्रोस्कोपिक। अब माइक्रोस्कोपिक का मतलब कि किसी आदमी का कैसा नेचर है, उसकी कैसी सोच है, थिंकिंग पॉजिटिव है, निगेटिव है, और उसके शरीर में कोई ऐसी विशेष प्रॉब्लम, कोई विशेष परेशानी, ये सारी चीज़ों को हम जब स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं ये हम उसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक का मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया कि इसको हम क्या समझेंगे। अब हम आते हैं नेचर ऑफ लाइट पर डिस्कस करते हैं। इसमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है न्यूटन्स कार्पल्स थ्योरी। इसमें आपको ये चीज़ें लिखनी नहीं है, सिर्फ समझ लेनी है। देखो, न्यूटन्स कार्पल्स थ्योरी में क्या है, जैसे ये जो थ्योरी रही ये सबसे शुरुआती थ्योरी है, सबसे इनिशियल थ्योरी है जो लाइट के नेचर पर दिया गया था, वो न्यूटन ने दिया था, मतलब मॉडर्न में सबसे इनिशियल है। और इस थ्योरी में चूंकि यह थ्योरी चली थी 1650 तक, लगभग 17th सेंचुरी के लास्ट तक लगभग ये थ्योरी चली थी। बस ये समझो कि मॉडर्न में जो सबसे इनिशियल थ्योरी है वो है न्यूटन्स कार्पल्स थ्योरी। इसमें न्यूटन ने क्या माना, न्यूटन के हिसाब से, जैसे न्यूटन मैकेनिक्स में आपको मालूम है बहुत सारे प्रिंसिपल दिए हैं, रेस्ट और मोशन पर न्यूटन के बहुत सारे नियम हैं। तो उन्होंने देखा कि जो चीज़ चलती है उसमें एनर्जी होती है, इसी तरह से लाइट भी चल रही है, तो लाइट चल रही है तो लाइट में भी एनर्जी होनी चाहिए। तो उन्होंने यही माना कि लाइट में भी एनर्जी है और वो तो दिख ही रहा है कि एनर्जी है। और उन्होंने बताया ये कि लाइट बहुत छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स से मिल करके बना हुआ है और वो टीनी पार्टिकल्स को हम कार्पल्स कहते हैं। यही न्यूटन्स कार्पल्स थ्योरी है। इसका मतलब यह हो गया कि जो लाइट है वो बहुत छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। अब देखो, कोई भी लाइट का जो सोर्स होता है तो वह सोर्स बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल्स, मतलब लार्ज नंबर ऑफ कार्पल्स को एमिट करता है। ये कार्पल्स निकलते हैं उसमें से, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जैसे टकराए तो टकरा करके रिटर्न आ गए। और ये जो कार्पल्स होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी का मतलब कि ये पूरी तरह से इलास्टिक होते हैं, और दूसरी बात ये होते हैं परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, रिजिड होते हैं, वेटलेस होते हैं। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी कि ये रिजिड होंगे, परफेक्टली इलास्टिक होंगे। और परफेक्टली इलास्टिक होने का क्या मतलब कि जब ये कार्पल्स निकलेंगे, किसी ऑब्जेक्ट से टकराएंगे, तो जिस वेलोसिटी से टकराए हैं उसी वेलोसिटी से फिर रिटर्न भी हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो चूंकि अब उस मीडियम में जाएंगे तो एक मीडियम में किसी और वेलोसिटी से चल रहे थे तो दूसरे मीडियम में उसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी, क्योंकि वो मीडियम रेयर या डेंस होगा इस मीडियम के कंपैरेटिवली, तो इसलिए उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। मीडियम चेंज होने पर उनका पाथ भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ी पाथ के डेविएशन की वजह से जो रिफ्रैक्शन में हमको दिखता है
ट्रांसपेरेंट मीडियम में एक से दूसरी तरफ चले जाते हैं, और कोई ओपैक मिल जाए, कोई ऐसी चीज मिल जाए, ऑब्स्टेकल मिल जाए, तो उससे टकरा करके रिटर्न हो आते हैं, जिसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इस तरह से इनकी जो साइज होती है वो भी अलग अलग मिलती है। इन्हीं अलग अलग कार्पल्स की साइज की वजह से ही हमको अलग अलग कलर्स लाइट के दिखाई देते हैं। वेलोसिटी इनकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जो कार्पल्स के चलने की वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है वैक्यूम में या एयर में लगभग। तो इस तरह से इससे हमने ये देखा कि हम इससे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन फेनोमेना को डिस्क्राइब कर पाए, इंटेंसिटी को भी इससे डिस्क्राइब कर पाए। इंटेंसिटी पर इन्होंने इनवर्स स्क्वायर, जैसे न्यूटन ने ग्रेविटेशन में इनवर्स स्क्वायर ला लिया था कि F = उन्होंने बताया था कि G m1m2/r², आर के जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसी को कहते हैं इनवर्स स्क्वायर ला। तो उन्होंने इंटेंसिटी पर भी इसी लॉ को अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि जैसे एक जगह से दूसरी जगह जब कार्पल्स जाते हैं तो जैसे डिस्टेंस बढ़ती है तो डिस्टेंस 2 गुना बढ़ा तो जो कार्पल्स की डेंसिटी है वो 4 गुना कम हो जाती है, और इस तरह से उसकी इंटेंसिटी 4 गुना घट जाती है। तो न्यूटन ने यह भी बताया कि कैसे दूरी बढ़ने के साथ लाइट की इंटेंसिटी घटती जाती है। उसके लिए उन्होंने वही मैकेनिक्स वाला जो अपने ग्रेविटेशन का इनवर्स स्क्वायर ला भी इसके लिए दिया। तो इस तरह से ये इसके कुछ सक्सेसफुल फीचर्स रहे जिससे ये कुछ चीज़ों को डिफाइन कर पाया। और जिन चीज़ों को डिफाइन नहीं कर पाया उनके बारे में समझो कि जैसे इंटरफेरेंस को ये डिफाइन नहीं कर पाया। इंटरफेरेंस को क्यों डिफाइन नहीं कर पाया? देखो, इंटरफेरेंस का क्या मतलब है। अगर 2 सोर्स से लाइट एक ही साथ चल रहे हैं तो यहाँ पर लाइट बिल्कुल इवनली स्प्रेड नहीं होता है, बल्कि यहाँ कहीं हमको डार्क पॉइंट मिलता है, कहीं ब्राइट पॉइंट मिलता है। मतलब जो इसकी एनर्जी है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कहीं ज़्यादा कहीं कम हो गया, एक बराबर से लाइट नहीं फैलती है। वो तब होता है जब 2 एक ही जैसे कोहेरेंट सोर्स होते हैं, जिनके बारे में आगे आपको पढ़ना है। सिर्फ ये समझो कि 2 सोर्स से लाइट निकलेगी तो बिल्कुल बराबर से लाइट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, बल्कि उसमें कहीं डार्क पॉइंट और कहीं ब्राइट पॉइंट मिल जाते हैं। ये क्यों होता है? ये कार्पल्स थ्योरी से डिस्क्राइब नहीं किया जा सका। दूसरी बात, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन देखो, जैसे लाइट ऐसे जा रही है और लाइट ऐसे जा रही है, इसके रास्ते में हमने कोई रुकावट रख दिया, तो और अगर यहाँ पर इस रुकावट की हम शेडो लेना चाहें तो भाई जितनी बड़ी रुकावट है उतनी बड़ी तो छाया हमको मिलनी चाहिए, क्योंकि लाइट तो सीधे जा रही है। लेकिन होता क्या है कि ये जो छाया बनती है ये थोड़ी छोटी बनती है। लाइट इस अपने शैडो में, ये जो भी ऑब्स्टेकल रखते हैं उसके शैडो में इंटर कर जाता है, एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। इसको भी ये डिफाइन नहीं कर पाए कि भाई यहाँ पर कार्पल्स टकराए तो एक टकरा करके जो रुकना था वो तो रुक गए, बाकी के सीधा चले जाते, लेकिन ये इसमें इंटर कर जाते हैं, इसके शैडो में इंटर करते हैं। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन एंड इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड थ्रू द कार्पल्स थ्योरी। अगली बात पर हम चर्चा करते हैं कि इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एक पोलराइजेशन की घटना होती है। पोलराइजेशन की घटना होती है इससे कि जैसे मान लो लाइट है, अगर मान लो जैसे एक स्लिट हमने ऐसे बनाया, इस तरह का एक स्लिट हमने लिया, लाइट की रे इससे पास हो गई। अब हमने एक स्लिट और बिल्कुल इसी के ऊपर ऐसे ही रख दिया, तो बिल्कुल जितनी इंटेंसिटी का लाइट हम दिए उतनी इंटेंसिटी का लाइट हमको नीचे यहाँ पर मिलता है। लेकिन होता क्या है कि अगर एक स्लिट को हम ऐसे रोटेट कराएं तो जो यहाँ पर इंटेंसिटी हमको मिल रही है वो चेंज होने लगती है। ये स्लिट इस साइज के नहीं होते हैं, बल्कि उसमें हम टूरमैलिन का क्रिस्टल यूज करते हैं, उसको भी आपको इसी चैप्टर में आगे पढ़ाएंगे। तो ये समझो कि ऐसे घुमाने पर लाइट की इंटेंसिटी यहाँ घटने बढ़ने लगती है और बिल्कुल राइट एंगल पर 90 डिग्री पर दोनों स्लिट हो जाते हैं, तो यहाँ हमको 0 इंटेंसिटी मिलने लगती है। इस फेनोमेना को पोलराइजेशन कहते हैं और इसको भी कार्पल्स थ्योरी से बताया नहीं जा सकता। इसके फेल्योर में एक पॉइंट और भी है कि न्यूटन ने ये बताया था कि जैसे जब साउंड एयर से वाटर में जाती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी इलास्टिसिटी जो होती है उसकी डेंसिटी भी बढ़ती है, इलास्टिसिटी भी बढ़ जाती है। इसी तरह से सॉलिड में जाने पर थोड़ी डेंसिटी और बढ़ती है और उस मीडियम की इलास्टिसिटी भी बढ़ जाती है, जिससे कि साउंड की स्पीड उसमें बढ़ जाती है। इसी तरह से उन्होंने ये भी बताया था कि अगर लाइट एयर से वाटर में जाए तो वहाँ उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। इसी प्रिंसिपल के आधार पर उन्होंने सोच के ये बताया था, जो कि नहीं मिलता है। ये पॉइंट भी न्यूटन की थ्योरी का फेल कर गया था।
अगली बात ये थी कि जैसे वाटर के सरफेस पर अगर लाइट की रे आकर के गिरती है तो कुछ लाइट की रे तो दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाती है, लेकिन कुछ रिफ्लेक्ट भी होती है। ये कैसे पॉसिबल हुआ कि भाई कार्पल्स आ रहे हैं, बहुत टीनी पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो कुछ इसको पेनिट्रेट करके मतलब भेद करके पार हो गए और कुछ रिटर्न हो गए उसी मीडियम में। या तो रिटर्न होते तो सारे होते, कुछ कैसे हो गए? और अगर उनकी साइज अलग अलग थी तो इसका मतलब ये था कि इसमें हमको डिफरेंट कलर्स दिखने चाहिए थे, क्योंकि कलर के आधार पर ही, साइज के आधार पर ही उनका कलर था। तो इस तरह से ये पॉइंट भी एक फेल हो गया था। तो ये सभी इसके फेल्योर पॉइंट्स रहे। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरी पर चलते हैं, जो हाइगेन्स का वेव प्रिंसिपल। नेक्स्ट जो थ्योरी दी गई थी लाइट के नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए, वो थी हाइगेन्स की वेव थ्योरी। इसके पहले देखो न्यूटन्स के जो कार्पस थ्योरी थी उसके बहुत सारे हमने ड्रॉबैक्स बताए, उसके बहुत सारी कमियां बताई। एक कमी और भी बता दूं, जैसे कहीं से किसी सोर्स से अगर लाइट निकल रहा हो तो मतलब उसमें से टीनी पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं। तो अगर मान लो किसी सोर्स से हमेशा टीनी पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं तो फिर उस सोर्स का मास कम होते जाना चाहिए और धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आना चाहिए कि वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, जो कि नहीं होता है। किसी सोर्स से अगर लाइट निकल रही है तो हमको उसका मास कम होता हुआ नहीं मिलता है, चाहे हम कैसे भी उसको मेजर करें। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कार्पल्स थ्योरी सही नहीं है। अब बात करते हैं हाइगेन्स वेव प्रिंसिपल। इसी के जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए हाइगेन्स का वेव प्रिंसिपल बना। इन्होंने ये माना था कि लाइट एक प्रकार की एनर्जी है। इनके हिसाब से लाइट एक प्रकार की एनर्जी है और वो कैसे चलती है? वो चलती है ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में। उनके हिसाब से लाइट एक तरह की एनर्जी है जो ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में चलती है और किसी भी मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो उस मीडियम की क्वालिटी पर या नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है। जो स्पीड है वो नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है। तो ये 3 पॉइंट्स इनके हो गए। पहले तो ये समझो कि ये लाइट एक तरह की एनर्जी है जो ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में चलती है और किसी भी मीडियम में जो इसकी स्पीड होती है, स्पीड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, ये इन्होंने कहा। और इनके हिसाब से ये जब एक वेव है तो वेव चूंकि उस समय तक मैकेनिकल वेव के बारे में लोगों को जानकारी थी, तो मैकेनिकल वेव को चलने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। तो इन्होंने भी एक हाइपोथेटिकल मीडियम कंसीडर किया और उस मीडियम को इन्होंने नाम दिया था ल्यूमिनीफेरस ईथर। तो इन्होंने एक मीडियम कंसीडर किया, यह हाइपोथेटिकल मीडियम था। हाइपोथेटिकल का मतलब समझ लेना, देयर वाज नो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर द वर्ड हाइपोथेटिकल। कोई उसके लिए कोई भी चीज जहां हाइपोथेटिकल लग जाए समझो उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं किया गया है। हाँ, ये ऐसा हो सकता है ये बताया गया। तो उन्होंने हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर कंसीडर किया, ल्यूमिनीफेरस ईथर, ल्यूमिनीफेरस। और ये ईथर मीडियम उन्होंने कंसीडर किया और ये माना कि इसी के थ्रू लाइट वेव चलती है। और एक चीज इसमें यह भी आपको ध्यान देना है कि जब लाइट की स्पीड की बात आती है तो स्पीड उन्होंने बताया था कि ये √E डिवाइडेड बाय रो पर डिपेंड करता है, वेयर E रिप्रेजेंट इलास्टिसिटी एंड रो रिप्रेजेंट द डेंसिटी ऑफ मीडियम। और उन्होंने बताया कि जो लाइट की स्पीड होती है किसी भी मीडियम में वह इन 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। और आपको मालूम है लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसका मतलब यह हो गया कि इलास्टिसिटी उस मीडियम की बहुत ज़्यादा होगी और डेंसिटी बहुत कम होगी, तभी वहाँ स्पीड इतनी ज़्यादा मिल रही है। तो बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी जिसकी डेंसिटी बहुत कम हो, ऐसा कोई मीडियम कोई भी साइंटिस्ट अब तक ढूंढ नहीं पाया। मतलब ईथर कुड नेवर बी डिटेक्टेड, ये कभी आप लोगों को या किसी भी साइंटिस्ट ने आज तक ईथर ढूंढा नहीं, उसको सर्च नहीं कर पाया, डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो इस तरह से यह एक ईथर थ्योरी उन्होंने दी थी। ईथर मीडियम जो हाइपोथेटिकल माना, इट कुड नॉट बी डिटेक्टेड। लेकिन उसी दौरान ये ध्यान देना कि उसी दौरान जब ईथर मीडियम न होने पर इसको एनकाउंटर किया जा रहा था कि ये इसकी जगह पर कोई ये थ्योरी फेल हो जाएगी, तो उसी समय मैक्सवेल एक साइंटिस्ट आए और मैक्सवेल ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। मैक्सवेल ने क्या किया? मैक्सवेल ने बताया कि जैसे अगर कहीं वाटर मॉलिक्यूल ऑसिलेट कर रहा है तो उससे वाटर पर वेव बनती है,
और जब साउंड एक जगह से दूसरी जगह चलता है तो एयर और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनके थ्रू साउंड वेव प्रोपेगेट होता है। तो एयर पार्टिकल के ऑसिलेशन से साउंड वेव बना, वाटर पार्टिकल के ऑसिलेशन से वाटर वेव बना। तो उन्होंने एक और थ्योरी दिया जो कि प्रैक्टिकली बाद में प्रूव भी हुआ। वो थ्योरी थी कि जब कहीं चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है, कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करे या एक्सिलरेटेड मोशन में जाए, तो उससे एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब टाइम वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जिससे टाइम वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। टाइम वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड अगेन टाइम वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनते हुए एक पैटर्न बन जाता है, जिसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड वही होती है जो लाइट की स्पीड होती है, और इसमें भी सभी प्रॉपर्टीज वही आती हैं जो कि लाइट में होती हैं। तो ये माना गया कि लाइट का जो नेचर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर है। तो यहाँ से जो हाइगेंस की वेव थ्योरी थी उसको सपोर्ट मिला मैक्सवेल का, और मैक्सवेल ने यह बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये सेल्फ सस्टेन्ड होता है और इसमें मीडियम खुद में इंक्लूड होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, और जो इसकी वेलोसिटी होती है यह इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा, इन दोनों के ऑसिलेशन से वेव आगे बढ़ती है, और जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ती है वो डायरेक्शन या उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन इन दोनों फील्ड के वाइब्रेशन के ठीक परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर एक्स एक्सिस में ये है, वाई एक्सिस में ये है, तो वेव चलेगी जेड एक्सिस के एलान। तो इस तरीके से मैक्सवेल की थ्योरी से, मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी से हाइगेंस के प्रिंसिपल को थोड़ा सा सपोर्ट मिला। अब हाइगेंस के वेव प्रिंसिपल से कई सारे टर्म्स डिफाइन किए गए, जैसे इससे इंटरफेरेंस को डिफाइन कर दिया गया। इंटरफेरेंस के बाद अगली चीज पोलराइजेशन को भी इससे डिफाइन कर लिया गया। इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन, ये तीनों प्रॉब्लम्स जो डिफाइन नहीं किया जा सका था न्यूटन के कार्पल्स थ्योरी से, इन तीनों को डिफाइन कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ हाइगेंस वेव प्रिंसिपल। इस पूरे चैप्टर में हम लोग हाइगेंस के वेव प्रिंसिपल को ही स्टडी करेंगे, मतलब इस पूरे चैप्टर में हम वेव नेचर से रिलेटेड फेनोमेना ही पढ़ेंगे। लाइट का जो वेव नेचर है उसी से रिलेटेड फेनोमेना पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले समझो कि इससे ये तीन फेनोमेना को आसानी से डिफाइन किया गया, लेकिन एक और फेनोमेना तब तक ढूंढी जा चुकी थी, और वो बात थी कि अगर किसी भी मेटल के सरफेस पर लाइट की रे इंसिडेंट होती है, कहीं भी लाइट की रे अगर इंसिडेंट हो रही है, तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें से एमिट होते हैं, जिनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये बात आई कि अगर किसी भी वेव को इस पर इंसिडेंट कराया जाए, तो वेव के इंसिडेंट होने से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल है वह यहाँ से निकलेगा नहीं। पार्टिकल को निकालने के लिए इस पर पार्टिकल ही स्ट्राइक करेगा, तभी जा करके एक पार्टिकल यहाँ से इजेक्ट होगा। तो ये बाकी सबको तो डिफाइन कर पाया, लेकिन ये लाइट के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, मतलब लाइट का किसी मेटल के सरफेस पर गिरना और उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिट होना, इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी। तो हाइगेंस का वेव प्रिंसिपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। ये इसका एक फेल्योर पॉइंट था। बाकी इसके बहुत सारे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ऑल अदर फेनोमेना कुड बी इजीली एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ हाइगेंस वेव प्रिंसिपल। यहाँ ये समझें, फाइनली हाइगेंस के प्रिंसिपल से सब कुछ डिफाइन हुआ। एक बात मैंने बताई कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं डिफाइन हुआ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ कुछ और इफेक्ट तब तक और पता चले थे, जैसे रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। ये सभी इफेक्ट्स कुछ आपके सिलेबस में है, कुछ नहीं है, इनको बहुत विस्तार में नहीं जानना है। तो आप समझें, रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सभी चीज़ों को हाइगेंस वेव प्रिंसिपल डिफाइन नहीं कर पाया। दूसरी बात कि कहीं लाइट गिरा किसी सरफेस पर तो उस सरफेस ने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। दूसरी बात कि कुछ सरफेस पर एनर्जी दी गई तो उससे कुछ रेडिएशन एमिट हुआ। ये दोनों चीज़ें, मतलब एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, ये भी हाइगेंस वेव प्रिंसिपल से डिफाइन नहीं हुआ।
तो हाइगेंस वेव थ्योरी से कुछ चीज़ें डिफाइन हुई, कुछ नहीं डिफाइन हो पाई। उसके बाद से तीसरी जो थ्योरी दी गई थी वो दी गई थी क्वांटम प्रिंसिपल ऑफ लाइट। जैसे क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ये थ्योरी दी गई थी आइंस्टीन के द्वारा। आइंस्टीन ने दिया था क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, और ये थ्योरी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, इस थ्योरी से उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत इजीली डिफाइन किया था, और उसके लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी मिला था। ये भी आपको एक अच्छी बात बताऊं कि आइंस्टीन बहुत महान साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे थ्योरी दिए, बहुत बड़े बड़े फार्मूलों को बनाया। उनका सबसे ज़्यादा नाम E=mc² फार्मूला के लिए है, लेकिन सभी लोगों को ये पता नहीं होगा कि आइंस्टीन इस फार्मूले के लिए उनको कोई भी नोबेल प्राइज नहीं मिला था, बल्कि नोबेल प्राइज मिला था क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के आधार पर। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन जो दिया था, उसके लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। फिजिक्स का नोबेल आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए मिला था। तो अब बात करते हैं कि क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या थी। देखो, प्लांक एक साइंटिस्ट थे, और प्लांक ने क्वांटम प्रिंसिपल दिया था। प्लांक के क्वांटम प्रिंसिपल को ही आधार बना करके आइंस्टीन ने लाइट की क्वांटम थ्योरी दी थी। उनके हिसाब से ये था कि लाइट में वेव नेचर तो होता है, लेकिन वेव में जो एनर्जी होती है वो स्पेस में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। जैसे ऐसा नहीं है कि यहाँ इतने दूर में लाइट है तो इस पूरे में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या बताया कि लाइट का नेचर तो वेव ही है, वेव के ही नेचर में है, लेकिन वेव में क्या चलते हैं, वेव के फॉर्म में चलते क्या है, वेव के फॉर्म में चलते हैं पैकेट्स। जैसे वेव ऐसे चल रही है तो वेव के फॉर्म में पैकेट्स चलते हैं, और ये पैकेट होते हैं एनर्जी के, और इन एनर्जी के पैकेट को कहा जाता है फोटान। तो आइंस्टीन के क्वांटम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर मान लो कि इस पूरे एरिया में, यहाँ से इस पूरी जगह पर अगर लाइट है, तो लाइट होने का मतलब ये नहीं होगा कि पूरा का पूरा जो एनर्जी है लाइट की वह इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, बल्कि इसमें वो कंसंट्रेट होता है फोटान के फॉर्म में। इसमें ये जगहों पर फोटान के फॉर्म में एनर्जी कंसंट्रेट होती है। और फोटान क्या है? दीज आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी पैकेट्स है, फोटान आर एनर्जी पैकेट्स। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि इन्होंने दिया कि लाइट सिर्फ और सिर्फ क्या है कि पार्टिकल के फॉर्म में है। इन्होंने बताया नहीं, पार्टिकल नहीं, पूरी तरह से वेव है। और इन्होंने क्या बताया तीसरे प्रिंसिपल में, ये पार्टिकल और वेव दोनों को मिला दिए कि है तो भाई वेव ही, लेकिन वेव में चलता क्या है, वेव में चलता है पैकेट, और ये पैकेट किस चीज़ के हैं, ये पैकेट है एनर्जी के। तो इस तरह से यहाँ से ये एक तीसरी थ्योरी आई, जिससे हमको ये समझ में आया कि लाइट में वेव नेचर होता है, लेकिन वेव में पैकेट्स चलते हैं। तो इस तरह से इन पैकेट्स को फोटान कहा गया। इन फोटान की जो एनर्जी है वह एनर्जी डिपेंड करती है पूरी तरह से इनके जो फ्रिक्वेंसी होती है। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा इसकी एनर्जी होगी। और यहाँ से जब हम इक्वल करते हैं तो E=h न्यू आता है, वेयर h इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, h इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो लाइट की जो एनर्जी होती है वह उसके फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है। अब इसमें फिर से पार्टिकल नेचर आ गया। अब जब पार्टिकल नेचर आ गया तो इससे रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इजीली डिफाइन किया गया। लेकिन ये थ्योरी भी फेल हो गई। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सब को नहीं बता पाई क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अब जब ये थ्योरी भी कुछ चीज़ों में फेल हो गई तो लास्ट में डी ब्रॉगली का प्रिंसिपल आया। और डी ब्रॉगली ने जो प्रिंसिपल दिया, डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग देखो, उन्होंने इस सिर्फ देखो इन्होंने क्या कहा लाइट पार्टिकल है, इन्होंने कहा वेव है। ये दोनों, ये पार्टिकल मान लिए, इनका पार्टिकल बना दो, इनका वेव बना दो, इन्होंने वेव मान लिया। और पार्टिकल और वेव के बाद इन्होंने ये तीसरा प्रिंसिपल मैं तीनों फिर से बना देता हूँ। अब यहाँ जो फोर्थ प्रिंसिपल आया, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर।
इसको डी ब्रॉगलीज मैटर वेव के भी नाम से जानते हैं। ये तीनों प्रिंसिपल पहले देखो, इन्होंने बताया पूरा पार्टिकल है, इन्होंने बताया नहीं पूरा वेव है, इन्होंने दोनों को मिला दिया कि नहीं वेव भी है पार्टिकल भी है, इसलिए कि ये चलते तो वेव की तरह है, लेकिन वेव में जो एनर्जी है वो पैकेट पैकेट के फॉर्म में चलती है, कंसंट्रेटेड है एनर्जी, इवनली स्प्रेड नहीं है, पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि पैकेट पैकेट के फॉर्म में कंसंट्रेटेड फॉर्म में एनर्जी चलती है। और ये जो एनर्जी होती है ये E=h होती है। अब बात आती है ड्यूअल नेचर। अब डी ब्रॉगली ने ये बताया, डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग इन्होंने जो अपना प्रिंसिपल दिया था वो एक आप कह सकते हैं प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है कि नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर लव्स सिमेट्री। और उस आधार पर इन्होंने इसको बताया था कि अगर पूरा यूनिवर्स हम देखें तो पूरा यूनिवर्स दो चीज़ों से बना है, एक तो मैटर, दूसरा रेडिएशन। मैटर और रेडिएशन देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पार्टिकल हो गए, इनसे सभी चीज़ों में यही चीज़ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही है। और दूसरा चीज़ रेडिएशन मतलब लाइट। और हम ये देखते हैं कि अगर जो लाइट है रेडिएशन है, यह पार्टिकल की तरह से फोटॉन की तरह से बिहेव कर सकता है, तो इसका मतलब फोटॉन भी रेडिएशन की तरह से बिहेव करेगा। मतलब कि अगर जो वेव है वो पार्टिकल का नेचर अडॉप्ट कर सकता है, तो पार्टिकल भी वेव का नेचर अडॉप्ट कर सकता है। और इसका मतलब ये है कि सबके ड्यूअल नेचर होते हैं। मतलब इन्होंने उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दिया। इन्होंने बताया कि नहीं, वेव और पार्टिकल ये दोनों अलग अलग है ही नहीं, बल्कि दोनों एक ही है। अगर ये कह रहे हैं कि पार्टिकल है और ये चल रहे हैं, तो पार्टिकल का मतलब पार्टिकल कहीं चल रहा है तो वो वेव ही बनाएगा। वो कैसे बनाएगा, सिर्फ उसकी एक थोड़ी सी मैं आपको ये समझो कि एक पिक्चर थोड़ी सी दिखा देता हूँ कि आप कैसे होता है। देखो, ये प्रिंसिपल आपने पढ़ा कि E=h, ये बिल्कुल वेरीफाइड प्रिंसिपल है, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। मिल्कन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये देखा था कि इस फ्रिक्वेंसी का वेव अगर आ रहा है तो उससे एनर्जी कितनी मिल रही है, तो ये प्लांक के इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इतनी ही थी, तो ये तो प्रिंसिपल सही हो गया। आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी कि E=mc², ये भी प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड था। अगर हम इन दोनों प्रिंसिपल को मिला देते हैं तो हम ये पाते हैं कि h/μ=mc²। और अगर हम यहाँ से न्यू की वैल्यू कैलकुलेट करें, न्यू मीन्स फ्रिक्वेंसी, तो मिलेगा mc²/h। यह मिल गया। अब एक चीज देखो, एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 9-10 में ही पढ़े होंगे, V=νλ। अब यहाँ से देखो, अब इस परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाएगी इस रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर v की जगह c हो जाएगा और ये νλ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रही है, तो लाइट की स्पीड c हम लोग लेते हैं। अब देखो जरा सा, इसमें अगर हम लैम्डा कैलकुलेट करें कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तो ये वैल्यू मिलेगी c/ν। अब c/ν में वैल्यू पुटअप कर दो, न्यू की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की mc²/h, तो यहाँ से आपको मिलेगा h/mc। दिस इज द wavelength of a light which is traveling through speed c and mass of photon is m। अब यहाँ एक बात और आती है कि अगर मान लीजिए कि ये तो लाइट की बात हो गई, अगर कोई पार्टिकल m मास का है और वह v वेलोसिटी से चल रहा है, तो फिर उसका जो मोमेंटम होगा p=mv होगा। और अगर उसका मोमेंटम इतना है तो उससे बनने वाली वेव, उसके करेस्पॉन्डिंग, अगर उसके मोशन को वेव से हम, जैसे ये भी तो इसमें एक फोटॉन m मास का c वेलोसिटी से चल रहा है, तभी तो ये लैम्डा वेवलेंथ की आपको वेव मिली। तो यह मास m मास का ऑब्जेक्ट है और ये v वेलोसिटी से चल रहा है। अब ये फोटॉन नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट है m मास का, v वेलोसिटी से चल रहा है, तो यह जो वेव बनाएगा वो क्या हो जाएगा, h/mv। उस वेव का जो वेवलेंथ आएगा वो हो जाएगा h/mv। अब यहाँ से आप लोगों को यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर कोई रेडिएशन है और रेडिएशन में प्लांक के थ्योरी के हिसाब से अगर हम रेडिएशन में देखते हैं कि जो एनर्जी है वो पैकेट पैकेट के फॉर्म में है या पार्टिकल का नेचर उसमें आ रहा है, तो हम ये देखते हैं कि अगर कोई पार्टिकल है तो उसमें भी वेव का नेचर आ रहा है।
तो यहाँ से एक बात कंफर्म हो गई कि पार्टिकल और वेव दोनों दो चीज़ें नहीं बल्कि एक ही चीज़ है, जिसको हम एनर्जी कहते हैं और जिसको रेडिएशन और जिसको पार्टिकल कहते हैं, दो चीज़ें नहीं है बल्कि एक ही चीज़ है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल है, पार्टिकल से हम लोग इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग E=mc² के अकॉर्डिंग हम पार्टिकल को जला करके हमको एनर्जी मिल जाती है। मतलब पार्टिकल और वेव का नेचर जो है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब एक ही है। द पार्टिकल कैन अडॉप्ट वेव नेचर एंड वेव कैन अडॉप्ट पार्टिकल नेचर। तो यहाँ से वेव और पार्टिकल इन दोनों का झगड़ा खत्म हुआ और बिल्कुल मॉडर्न प्रिंसिपल यही आया और इस प्रिंसिपल को ही लेकर के इन्हीं दोनों प्रिंसिपल के आधार पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं। तो अब इस पूरे चैप्टर में जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो टॉपिक स्टडी करेंगे हाइगेन्स वेव प्रिंसिपल। हाइगेन्स के वेव प्रिंसिपल को स्टडी करने के पहले ये जितनी चीज़ मैंने बताई ये बिल्कुल बेस था, जानना जरूरी था, जिससे आपके समझ में आ जाए कि लाइट का नेचर क्या है और शुरुआत से लेकर के आज तक इस पर क्या क्या चीज़ें सोची गई, बनाई गई, वो चीज़ें आपके समझ में आई। तो अब हम लोग बात करते हैं कि वेव नेचर पर। हाइगेन्स का वेव प्रिंसिपल पढ़ने के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, वेव फ्रंट, और यहीं से आपको लिखना भी है। नेक्स्ट टॉपिक वेव फ्रंट। देखो हाइगेन्स वेव प्रिंसिपल के पहले वेव फ्रंट जानना जरूरी है और वेव फ्रंट की डेफिनेशन हमने डायरेक्ट लिख दी है। देखो, अ सरफेस ड्रॉन इन अ मीडियम सच दैट ऑल मीडियम पार्टिकल्स lying in the surface area are in the same phase of oscillations, then the surface is called wave front। अब इसमें दो बातें समझो। पहली बात तो ये कि सरफेस जो हमने ड्रॉ किया है, इमेजिनरी सरफेस लिया है, कहीं भी किसी भी मीडियम में हमने एक इमेजिनरी सरफेस बना दिया और ये सरफेस ऐसा होना चाहिए कि जितने भी पार्टिकल इस पर एग्जिस्ट कर रहे हों मीडियम के, वो सभी पार्टिकल ऑसिलेशन के सेम फेज में हो, तो हम उस पूरे सरफेस को कहेंगे कि यह सरफेस वेव फ्रंट है। अब जरा ध्यान से समझना कि ऑसिलेशन और उसका सेम फेज में होना क्या है। ऑसिलेशन तो आपको मालूम है कि कोई भी पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के इधर उधर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हो तो हम कहते हैं कि यह ऑसिलेशन है। अब बात करते हैं सेम फेज की। जैसे देखो, ये झूले हमने लगा दिए, एक झूला ये है, दूसरा झूला ये, तीसरा ये, चौथा ये झूला इधर गया, समझो कि उसी टाइम ये झूला भी इधर गया और उसी टाइम ये भी यहाँ पहुँचा और उसी टाइम ये भी यहाँ पहुँचा। ये चारों एक साथ इधर गए। अब चारों एक साथ मीन पोजीशन पर आए, चारों एक साथ इधर चले गए, तो हम कहेंगे कि ये चारों झूले एक साथ सेम फेज में हैं। अब यही बात फेज, आपको बहुत जगह फेज का मतलब ही होता है कि पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड फेज। तो अब यहाँ पर आपको समझ लेना है अच्छे से कि यहाँ हम जो बात कर रहे हैं फेज की, वो यही बात कर रहे हैं कि उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन और उस जो भी पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उस ऑसिलेटिंग पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन और उसकी पोजीशन, ये दोनों एक ही मतलब सेम हो। जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी हम कह लो ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स ले लें, उन सब के साथ यही हो कि सबका डायरेक्शन ऑफ मोशन एक ही। जैसे मान लो मीन पोजीशन पर सारे पॉइंट्स हैं, ये सभी एक साथ मीन पोजीशन पर आ गए, लेकिन एक इधर जा रहा है और एक इधर की ओर जा रहा है, तब ये सेम फेज में नहीं कहे जाएंगे। सबका पोजीशन भी सेम हो और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम हो, तब हम कहेंगे इनका फेज सेम है। फेज का मतलब ही होता है, फेज मीन्स, फेज का मतलब आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। फेज का मतलब होता है पोजीशन प्लस डायरेक्शन ऑफ मोशन, प्लस डायरेक्शन ऑफ मोशन। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी। तो पूरी जानकारी का मतलब क्या होगा, उसका पोजीशन जान लो, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन जान लो, उसकी स्पीड जान लो, यही तो हुआ। तो यहाँ पर यही बातें हैं कि पोजीशन प्लस डायरेक्शन ऑफ मोशन सबका सेम, एक साथ हो, एक जैसा हो, आइडेंटिकल हो। तो ये मैंने एक सरफेस बनाया, ये सरफेस पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अगर ऐसा है कि ये सभी पार्टिकल एक साथ एक ही डायरेक्शन की ओर ऑसिलेट कर रहे हों, सबका डायरेक्शन एक ही हो,
तो हम कहेंगे कि हाँ ये जो सरफेस है ये सरफेस एक वेव फ्रंट है। अब बात करते हैं कि वेव फ्रंट कैसे कौन कौन से शेप के मिलेंगे। अब जो सोर्स ऑफ लाइट है अगर वो पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज होने का मतलब क्या हो गया कि इसके चारों ओर सभी डायरेक्शन में, चारों ओर ना को ऑल डायरेक्शंस में बराबर सभी डायरेक्शन में इससे वेव निकलेगी। तो अब अगर इससे सभी डायरेक्शन में निकल रहा है तो आप यहाँ से जैसे 5 सेंटीमीटर पर इधर एक पॉइंट ले लिए, 5 सेंटीमीटर पर यहाँ से दूसरा पॉइंट, ऐसे अगर बनाते चले जाएंगे तो बनेगा क्या, एक स्फेयर बनेगा। एक समझो फुटबॉल जिसके बीच में हमने कोई एक ऐसा ल्यूमिनस चीज रख दिया है जिससे लाइट निकल रहा है सभी डायरेक्शन में, तो और उससे जो लाइट निकलेगी वो फुटबॉल के सरफेस पर बराबर आएगी, क्योंकि फुटबॉल का सरफेस उस लाइट सोर्स से बिल्कुल सेंटर में अगर हम रखें तो उस लाइट सोर्स से उसका हर एक पॉइंट बराबर दूरी पर होगा। तो जो ऑसिलेशन यहाँ से निकल रहा होगा वो जिस फेज में यहाँ पहुँचा होगा उसी फेज में यहाँ भी पहुँचा होगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस बराबर है। तो एक पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल, पॉइंट सोर्स के लिए कैसा बनेगा, स्फेरिकल। अगर सोर्स पॉइंट साइज है, पॉइंट है, तो हम ये कहेंगे कि इसका वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, यहाँ पर स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब दूसरी बात, स्फेरिकल वेव फ्रंट फॉर पॉइंट सोर्स, फॉर पॉइंट सोर्स। अब बात करते हैं कि सोर्स ये जैसे बल्ब जैसा है आप मान सकते हैं। अब बात करते हैं जैसे ट्यूबलाइट जैसा सोर्स हो, अगर लीनियर सोर्स है, लीनियर सोर्स है तब कैसा होगा, तब देखो इस पर, तब यहाँ से जो हमको वेव फ्रंट मिलेगा यह वेव फ्रंट हमको इस टाइप का मिलेगा, देखो ऐसा, इसके हर एक पॉइंट में यहाँ हमको मिलेगा सिलेंड्रिकल। समझो कि अगर एक पूरा सिलेंडर हो, उस सिलेंडर के अंदर अगर हम इसको रख दें तो यहाँ से लाइट की रेज सभी डायरेक्शन में जा रही है, ये आप देखें यहाँ से भी ये लाइट की रेज सभी डायरेक्शन में ऐसे जा रही है। तो इस जगह पर हम ये कह सकते हैं कि इससे सभी पॉइंट्स बराबर डिस्टेंस पर हैं, हर एक पॉइंट इससे बराबर डिस्टेंस पर है, चाहे यहाँ ले लो, चाहे इस पर ले लें, चाहे इस पर ले लें, कहीं भी, हर जगह। तो जो इसका हमको वेव फ्रंट का साइज मिलेगा वो मिलेगा सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट किसके लिए है, फॉर लीनियर वेव सोर्स, फॉर लीनियर सोर्स, ये सोर्स अगर लीनियर है। अब लास्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि अगर सोर्स बहुत दूर हो, तो बहुत दूर से हम लोग मानते हैं कि जो रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं। तो जब अगर रेज पैरेलल आ रही हैं तो इस कंडीशन में हम लोगों को जो वेव फ्रंट मिलता है, वेव फ्रंट की साइज जो होती है वो होती है बिल्कुल, यहाँ से देखें, यहाँ पर हमको प्लेन वेव फ्रंट मिलता है, ये हमको मिलेगा प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट फॉर, प्लेन वेव फ्रंट फॉर पैरेलल रेज। अब रेज की बात करते हैं कि जैसे यहाँ से अगर हम वेव फ्रंट बनाए, ये स्फेयर बना, ऐसे एक और स्फेयर बन सकता है, और स्फेयर ऐसे बना सकते हैं, बहुत सारे हमको वेव फ्रंट यहाँ से मिल सकते हैं। और इनके ठीक नॉर्मल डायरेक्शन में अगर हम कोई लाइन ड्रा करें तो ऐसे बहुत सारे लाइन के सेट हमको मिल सकते हैं, कलेक्शन मिल सकते हैं, जो कि इन सभी वेव फ्रंट के ठीक नॉर्मल डायरेक्शन में होते हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं रेज। तो हम रेज की अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम रेज की डेफिनेशन ऐसे कह सकते हैं कि a line drawn normal to the wave front gives the direction of propagation of wave and it is called a ray। ये हो गई रे की डेफिनेशन। और अकॉर्डिंग टू द हाइगेंस प्रिंसिपल लाइट एनर्जी फ्लोज अलोंग रेज, जो लाइट की एनर्जी है वो रे के ही अलोंग चलती है, वह फ्रंट के अलोंग नहीं। ध्यान से समझना, लाइट की जो एनर्जी है दैट प्रोपेगेट्स अलोंग द रेज, लाइट की एनर्जी हमेशा रेज के अलोंग चलती है, और रेज क्या होती है, जस्ट नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। तो इस तरह से ये वेव फ्रंट के 3 शेप्स, 3 साइज आपको मिल गए, और इसके साथ ये वेव फ्रंट की डेफिनेशन हुई। अब हाइगेंस का प्रिंसिपल देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल।
तो जो हाइगेंस का प्रिंसिपल है वो डायरेक्ट हमने लिखा है, इसको ध्यान से समझो, यहीं से आपको समझा भी देंगे। एवरी पार्टिकल ऑन द गिवन वेव फ्रंट, कोई भी वेव फ्रंट हम कहीं भी बनाते हैं तो आपको वेव फ्रंट तो पता ही है कि वेव फ्रंट वह इमेजिनरी सरफेस हम ले सकते हैं जिस पर जितने पॉइंट हों वह सभी सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हों, तो उसको हम कहेंगे, उस पूरे सरफेस को कहेंगे कि ये वेव फ्रंट है। तो कहीं भी कोई वेव फ्रंट बना हो तो उस पर जितने पार्टिकल होंगे ऑन अ गिवन वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ न्यू वेव सोर्स कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। ये नए वेव सोर्स का काम करते हैं और जो यहाँ से नई वेव निकलती हैं उनको हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। अब देखो, सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन विथ द स्पीड ऑफ ओरिजिनल वेव। जो सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ से चलती हैं वो ओरिजिनल वेव की ही स्पीड से सभी डायरेक्शन में चलती हैं। और देखें, द एनवेलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट गिव्स द न्यू वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट। इस बात को समझो, मान लो कि यह ए बी एक वेव फ्रंट है, यानी यहाँ ए बी एक वेव फ्रंट बनाया है। अब हमको मान लो कि टी टाइम के बाद दूसरा वेव फ्रंट चाहिए, तो टी टाइम में यह वेव कितनी दूर जाएगी? यह वेव जाएगी c इंटू टी। अगर स्पीड ऑफ लाइट c है, कोई दूसरा मीडियम है, मान लो v है, तो v इंटू टी है, तो v स्पीड से अगर स्पीड लाइट चल रही है तो t टाइम में यह v t डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब यहाँ से v t का रेडियस ले करके एक हम स्फेयर ड्रा कर दें, फिर यहाँ भी ऐसे ही v t रेडियस से, तो इस तरह से ये स्फेयर हम बनाते चले जाएं और जो स्फेयर बने इस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक इनवेलप या मान सकते हैं एक कॉमन टेंजेंट अगर हम ड्रा करें a डैश b डैश, तो यह जो कॉमन टेंजेंट होगा a डैश b डैश, यह टी टाइम के बाद नए वेव फ्रंट को डिफाइन करेगा। टी टाइम के बाद जो नया वेव फ्रंट मिलेगा वो होगा a डैश b डैश। ऐसे देखो, ये हमारे पास एक प्लेन वेव फ्रंट है ए बी ऐसे। अब इससे भी अगर टी टाइम में हमको चाहिए तो टी टाइम में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? टी टाइम में सी टी या वी टी डिस्टेंस ये कवर करेगा। वी टी का हम रेडियस ले लिए और एक स्फेयर ड्रा किए, स्फेयर ऐसे ड्रा करते चले गए और सभी स्फेयर पर एक कॉमन टेंजेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने ड्रा कर दिया। ए डैश बी डैश, ये आपको नया वेव फ्रंट मिल गया। ए बी ओरिजिनल वेव फ्रंट था, ए डैश बी डैश न्यू वेव फ्रंट हो गया। अब ए डैश बी डैश पर भी जितने पॉइंट होंगे वो सभी नए वेव सोर्स का काम करेंगे, जहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी तो हम उस पर भी ड्रा कर सकते हैं। और एक बात और कि इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में भी अगर हम एक कॉमन टेंजेंट ड्रा करें तो हमको यहाँ भी एक नया, आप इसको मान सकते हैं कि ए डबल डैश बी डबल डैश, यहाँ से ये भी हमको मिल सकता है। लेकिन जो हाइगेंस प्रिंसिपल है वो बैकवर्ड वेव फ्रंट को एक्सेप्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो लाइट की इंटेंसिटी है, जो एनर्जी है, वह कहाँ से शुरू होती है? वो मैक्सिमम से शुरू होती है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में 0 तक जाती है। तो इस तरह से जो इंटेंसिटी का चेंज हो रहा है फ्रॉम बैकवर्ड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ से आगे की ओर ही चल रहा है, इसलिए कोई भी एनर्जी का फ्लो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, इसलिए हम बैकवर्ड इसके वेव फ्रंट को ड्रा नहीं करते हैं। तो बैकवर्ड वेव फ्रंट नहीं ड्रा करते, हमेशा फॉरवर्ड वेव फ्रंट ही ड्रा होती है, इसलिए कि एनर्जी का प्रोपेगेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, न कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज कंट्रेरी टू आवर ऑब्जर्वेशन। तो ये आपका हाइगेंस प्रिंसिपल हो गया। अब इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिफाइन करेंगे।